जौनपुर की सुबह आमतौर पर पक्षियों के चहचहाने से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ की सुबह एक खास खुशबू से पहचानी जाने लगी थी। खस्ता कचौड़ी और हींग वाले आलू की खुशबू। ये खुशबू आती थी माधव के छोटे से छप्पर वाले ढाबे से। माधव, जो अपनी सादगी और स्वाद के लिए पूरे जिले में मशहूर था। अरे छोटू, जल्दी हाथ चला, सूरज सर पे आने वाला है और अभी तक तूने चटनी के लिए धनिया नहीं पीसा। बस उस्ताद, अभी लाया। कल रात बारिश हुई थी ना, तो सारी लकड़ियाँ गीली हो रखी थी और सूखी लकड़ियाँ मिलने में थोड़ी देर हो गई। बहाने कम बना और काम ज्यादा कर। देख, लोग आने लगे हैं। कचौड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो एक बार खाए वो बार बार आए और अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। माधव हमेशा से ऐसा नहीं था। वो शहर के एक बड़े से होटल में रसोइया का काम करता था, लेकिन मालिक की बदतमीजी और बेईमानी उसे रास नहीं आई, जिसके कारण वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ गया। लेकिन गांव वालों ने शुरू में उसका मजाक उड़ाया कि शहर से लौटकर अब कचौड़ी बेचेगा। और एक दिन सरपंच ने उससे कहा, क्यों माधव, शहर की हवा रास नहीं आई क्या, जो अब यहाँ गांव में आलू कचौड़ी का काम शुरू कर दिया? सरपंच जी, शहर की हवा में वो अपनापन नहीं था। अपनी मिट्टी में रहकर लोगों को स्वाद खिलाने का सुख कुछ और ही है। आप बस एक बार मेरी कचौड़ी चखकर तो देखिए, फिर बताइएगा। ठीक है, मुझे भी खिलाओ अपने हाथों की आलू कचौड़ी, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या जायका बेच रहे हो। माधव ने सरपंच को कचौड़ी में आलू की सब्जी मिलकर दी और सरपंच ने पहली बार जब माधव के हाथ की गरम गरम कचौड़ी को आलू की रसदार सब्जी के साथ चखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह माधव भाई, क्या जायका है, ये तो कमाल की बनी है। शहर के बड़े बड़े हलवाई भी इसके आगे फेल है और ये हींग का तड़का तो सीधा दिल को छू गया। मजा ही आ गया भाई। धन्यवाद सरपंच जी, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खिलाना है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे रोज सुबह नाश्ता करने के लिए तुम्हारे यहाँ ही आना होगा। सरपंच की ये बात सुनकर गांव के कुछ और लोग भी उसकी दुकान पर आलू कचौड़ी खाने के लिए आगे बढ़े और जैसे जैसे माधव की कचौड़ी की चर्चा बढ़ने लगी, गांव के पुराने हलवाई लाला धनीराम के पेट में मरोड़ उठने लगे। धनीराम बरसों से बासी तेल और मिलावटी मसालों का सामान बेच रहा था। देख रहा है तू, उस कल के आए छोकरे के पास कैसे भीड़ उमड़ रही है, और एक हमारे यहाँ देख, केवल मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मालिक, उसकी कचौड़ी में कुछ तो जादू है। लोग शहर से यहाँ सिर्फ उसकी कचौड़ी खाने आते हैं। जादू नहीं, ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। रुक, मैं बताता हूँ इसे गांव में व्यापार कैसे किया जाता है। धनीराम ने माधव को नीचा दिखाने के लिए पंचायत में शिकायत कर दी कि माधव का ढाबा गंदगी फैला रहा है। सरपंच जी, ये माधव जहाँ कचौड़ी बनाता है वहाँ पास में ही एक नाला भी है। ये गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सरपंच जी, मेरा ढाबा हर दिन साफ होता है। मैं खुद सफाई का ध्यान रखता हूँ। आपको अगर यकीन ना हो तो आप खुद चलकर देख लीजिए। जिसके बाद पंचायत वहाँ पहुँची तो माधव का ढाबा कांच की तरह चमक रहा था और ये सब देखकर धनीराम का मुंह लाल पड़ गया और पंचायत ने धनीराम की शिकायत को रद्द कर दिया। माधव का काम बढ़ रहा था। तभी गांव का एक बेरोजगार युवक किशन उसके पास आया। किशन को पैसों की सख्त जरूरत थी और उसने माधव से कहा, माधव भाई, मुझे भी काम पर रख लो। मेरी माँ बहुत बीमार है और घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। किशन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तो ईमानदारी से मेरे यहाँ सफाई और सेवा कर सकता है तो कल से ही आ जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माधव भाई, मैं जी जान लगा दूंगा और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक रात गांव में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि माधव का छप्पर वाला ढाबा लगभग तहस नहस हो गया। उसका सारा का सारा सामान भीग गया और कढ़ाई पूरी तरह पानी से भर गई। ये सब देखकर माधव उदास हो गया। हे भगवान, अब आज दुकान कैसे खुलेगी? आज तो संडे है, सबसे ज्यादा भीड़ आज ही होती थी। अब मेरा काम कैसे होगा? माधव भाई, हिम्मत मत हारिए, हम अभी सफाई शुरू करते हैं। कुछ न कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा।
माधव की ईमानदारी और स्वाद ने उसे गांव का चहेता बना दिया था। जब लोगों ने देखा कि माधव का ढाबा टूट गया है तो सब मदद के लिए दौड़ पड़े और एक काका ने उसे तिरपाल देते हुए कहा, माधव बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ले तिरपाल, इससे अपनी छत को ढक दे। हाँ माधव, तू ऐसे दुखी मत हो। मैं अपने घर से सूखी लकड़ियाँ और कुछ आटा लेकर आता हूँ। भले ही तेरे ढाबे की छत टूट गई हो, लेकिन तेरी कचौड़ी की खुशबू बंद नहीं होनी चाहिए। माधव ये सब देखकर भावुक हो जाता है और कहता है, आप लोगों का इतना प्यार देखकर मैं धन्य हो गया। आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार करता हूँ। शहर का एक बड़ा फूड चेन चलाने वाला ठेकेदार खन्ना गांव पहुंचा। उसने माधव के स्वाद के बारे में बहुत सुना था। वो माधव के ढाबे पर आया और बोला, माधव, मैं तुम्हें शहर में एक बड़ी दुकान देना चाहता हूँ। तुम यहाँ गांव में क्या सड़ रहे हो? यहाँ कचौड़ी बेचकर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे और वहाँ तुम लाखों कमाओगे। खन्ना साहब, शहर का शोर मैं पहले ही देख चुका हूँ। यहाँ के लोगों ने मेरी मुसीबत में साथ दिया है। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अरे मूर्ख मत बनो, पैसा देखो, पैसा। नहीं खन्ना साहब, मेरे लिए पैसों से बढ़कर इन गांव वालों का प्यार है। मैं गांव में ही अपना ढाबा चलाऊंगा। भले ही मैं अमीर ना बनूं, पर मैं यहाँ खुश तो रहूंगा। जब माधव ने शहर जाने से मना कर दिया तो खन्ना को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तभी उसने ठान लिया कि वो माधव को बर्बाद करके रहेगा और फिर उसने धनीराम के साथ मिलकर माधव को बर्बाद करने की योजना बनाई। खन्ना साहब, आप बस पैसा लगाओ। मैं इस माधव की कचौड़ी में ऐसा जहर घोलूंगा कि गांव वाले इसे पत्थर से मारेंगे। ठीक है, जो करना है करो, बस उस माधव का व्यापार बंद होना चाहिए। आप बस पैसे तैयार रखिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक रात जब किशन दुकान पर सो रहा था तो धनीराम के आदमी ने चुपके से आलू के मसाले में कुछ ऐसी चीज मिला दी जिससे लोगों का पेट खराब हो जाए। अब कल जब कचौड़ी खाकर लोग बीमार होंगे तब मजा आएगा। सुबह जब माधव मसाला तैयार करने लगा तो किशन को मसाले के डिब्बे की जगह कुछ अजीब लगी और उसने माधव से कहा, माधव भाई रुकिए, इस डिब्बे का ढक्कन कुछ ढीला लग रहा है और कल रात मुझे ढाबे के बाहर किसी के चलने की आहट भी सुनाई दी थी। तू कहना क्या चाहता है? किसी ने हमारे मसालों के साथ छेड़छाड़ की है? हाँ भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप एक बार मसाला चखकर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माधव ने किशन की बात मान ली और जैसे ही उसने मसाले की गंध सूंघी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें कुछ मिलाया गया है। उसने तुरंत सारा का सारा मसाला बाहर फेंक दिया और किशन से बोला, किशन, आज तो तूने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। आज हम दुकान नहीं खोलेंगे, पहले नया मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे। ठीक है भाई, जैसा आप बोले। धनीराम सुबह से दुकान के बाहर बैठा था, ये देखने के लिए कि कब माधव की दुकान पर हंगामा होगा। लेकिन माधव की दुकान तो खुली ही नहीं, जिसे देखकर धनीराम परेशान हो गया और माधव की दुकान पर जाकर बोला, अरे माधव, ये दुकान क्यों नहीं खुली अब तक? तभी माधव दुकान के बाहर आता है और कहता है, लाला जी, रात को शायद आपके घर के चूहे मेरे मसालों में गिर गए थे, तो मेरा सारा मसाला खराब हो गया था। इसलिए आज नया मसाला बना रहा हूँ, आपको भी चखाऊंगा। धनीराम ये बात सुनकर पसीने पसीने हो गया और चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। ये सब होने के बाद माधव ने कुछ नया करने का सोचा। उसने आलू कचौड़ी के साथ साथ पनीर और मटर की विशेष कचौड़ी को बनाना और बेचना भी शुरू कर दिया। तभी उसने किशन से कहा, किशन, अब हमें स्वाद के साथ अलग अलग तरह की चीजें भी बनानी होंगी। ये लो, आज का स्पेशल पनीर मसाला। ग्राहक जैसे ही उसके हाथ की पनीर कचौड़ी खाता है तो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाह माधव भाई, ये पनीर कचौड़ी तो अमृत है। अब तो हर हफ्ते आना पड़ेगा। माधव की कचौड़ी का स्वाद इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि जिले के कलेक्टर खुद अपनी गाड़ी रुकवाकर वहां खाने पहुंचे। सुना है यहाँ की कचौड़ी खाए बिना रामपुर की यात्रा अधूरी है। जरा मुझे भी तो खिलाइए यहाँ की स्पेशल कचौड़ी। साहब, मैं तो एक मामूली सा दुकानदार हूँ, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल आलू कचौड़ी। कलेक्टर साहब ने माधव के हाथों की आलू कचौड़ी खाई और माधव की स्वच्छता और स्वाद की जमकर तारीफ की। लेकिन एक दिन धनीराम की पत्नी बीमार पड़ गई
और धनीराम का काम अच्छा ना चल पाने के कारण उसके पास अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। धनीराम पूरे गांव में भटकने लगा। उसने सबसे मदद मांगी, लेकिन उसकी बदतमीजी की वजह से कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तभी वो रोने लगा। कोई मेरी मदद करो। तभी माधव उसके पास आया और कहने लगा, लाला जी, ये लीजिए पैसे और तुरंत अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाइए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसानियत से बड़ा कोई व्यापार नहीं होता। जब धनीराम की पत्नी ठीक होकर लौटी तो धनीराम माधव से माफी मांगता हुआ कहता है, माधव, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तूने मेरी पत्नी की जान बचाई। अब से मैं अपना सारा काला धंधा बंद कर दूंगा। लाला जी, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। बस वादा कीजिए कि अब से गांव वालों को शुद्ध सामान ही देंगे। मैं वादा करता हूँ, आज से गांव वालों को शुद्ध सामान ही बेचूंगा। किसी भी सामान में कोई मिलावट नहीं करूंगा। ये मेरा